तो ये केसी एक्सप्रेशन डेरिवेशन है। इसमें देखिए हमने रिएक्शन नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से करवाया, अमोनिया बना। जब टाइम ज़ीरो होगा तो ए मोल N2 के होंगे और बी मोल इसके होंगे, ये ज़ीरो होगा। और ये आपके पास कह सकते हैं कि ये इनकी कौन सी कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशंस हैं, ठीक है, ए और बी। अब अगर हम रिएक्शन जब स्टार्ट हो जाएगा तो देखें इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद यहाँ पे आएगा a माइनस एक्स, यहाँ पे आएगा b माइनस 3x और ये बनेगा 2x टाइम्स। देखें ये 2 बता रहा है आपको, ये 2x टाइम बनेगा, ये 3 बता रहा है, ये 3x यूज होगा, ये इसके साथ 1 है तो ये बताएगा x टाइम ये डिक्रीज होगा, a में से x माइनस, b में से 3x माइनस और ये 2x बनेगा। जो रिएक्टेंट होते हैं उसके साथ माइनस आता है और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके साथ क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है। अब हम इन सब को, क्योंकि ये आपके पास क्या थे, मोल्स, ठीक है, और मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, कंसंट्रेशंस। हमने इन सब को डिवाइड कर देना है वॉल्यूम से ताकि ये सब कंसंट्रेशंस बन जाए। अब आप देखें कि Kc किसके इक्वल है, Kc इक्वल टू NH3 की पावर 2, N2 की पावर 1, इसी तरह से हाइड्रोजन की पावर यहाँ पे क्या आएगी, 3 आएगी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी जो है वो इसके वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। अमोनिया की वैल्यू ये पुट होगी, हाइड्रोजन की ये और नाइट्रोजन की ये वैल्यू पुट होगी, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे जरा हम, तो 2x ओवर v, ऊपर क्या आ जाएगा, 2 पावर यही सेम आ जाएगी ऊपर, डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन की वैल्यू क्या लगेगी, देखें नाइट्रोजन का है हमारे पास a माइनस एक्स ओवर वी, ठीक है, पावर 1। इसी तरह से हाइड्रोजन है b माइनस 3x ओवर v और ऊपर उसके पावर कितनी है, 3। हाँ जी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देन Kc किसके इक्वल आएगा, 2x का स्क्वायर लेंगे तो 4x स्क्वायर ओवर v स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये स्क्वायर अप्लाई किया हमने। नीचे क्या आएगा, a माइनस एक्स ओवर v और इधर क्या आएगा, b माइनस 3x, बल्कि यहाँ पे ज़रा मैं इसको, हाँ जी, b माइनस 3x का क्यूब अलहदा कर लें और ये v का जो क्यूब है इसको अलहदा कर लें, तो देन आपके पास बनेगी इक्वेशन 4x स्क्वायर ओवर v स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स ओवर v, ठीक है, और ऊपर क्या आएगा, b माइनस 3x का क्यूब और नीचे क्या आएगा, v क्यूब। अब ये v क्यूब और v, इनको जब आप मिला देंगे तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, v की पावर 4, ठीक है। तो देन Kc किसके इक्वल आएगा, 4x स्क्वायर ओवर v स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय v पावर 4 ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस 3x का क्यूब। तो देखिए मैंने क्या किया है, इस सारी टर्म को मैंने सॉल्व किस तरह से किया है, 4x स्क्वायर v स्क्वायर को इधर लिख लिया, ठीक है, और इसके साथ v4 जो है ये नीचे है तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो v स्क्वायर जब इससे कैंसिल हो जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, v4 से v स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद देखें ज़रा, Kc जो है दैट विल बी इक्वल टू 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस 3x का क्या आ जाएगा, क्यूब। ये आपके पास फाइनल किसका रिलेशनशिप निकला है, Kc का। तो देखें ज़रा, ये Kc का रिलेशनशिप निकला है किसके लिए, फॉर अमोनिया रिएक्शन, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप दोबारा से रिपीट कर इसको रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो में तो रिकॉर्डेड है, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, साथ कोशिश करता हूँ ये वीडियो भी साथ अपलोड कर दूँ, ठीक है जी। और ये देखें ज़रा, Kc का फाइनल एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया, 4x स्क्वायर v स्क्वायर ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस 3x होल क्यूब, ठीक है। हाँ जी, अब आगे हम चलते हैं। हाँ जी, तो हम किसके ऊपर बात कर रहे थे जी, एप्लीकेशंस ऑफ Kc के ऊपर बात कर रहे थे। दोबारा एक्सप्लेन कर दें, दोबारा देख लें जी। देखें ज़रा, ये हमारे पास इक्वेशन थी जिसमें हमने a मोल नाइट्रोजन के लिए, b मोल हाइड्रोजन के लिए, 0 मोल अमोनिया के बने जब टाइम 0 था, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट 0 बनेगी, ठीक है। जब टाइम इक्विलिब्रियम का आ जाएगा तो तब क्या होगा, ये 2 से पता चलेगा ये 2x टाइम बनेगा, 3 से पता चलेगा ये 3x टाइम यूज होगा, 1 से पता चलेगा ये 1x टाइम यूज होगा। तो जो यूज होता है उसको माइनस लिखते हैं और a में से x यूज होगा, ये b में से 3x, और सबको v से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएंगी, कंसंट्रेशंस,
और आपको पता है यहाँ पे जो वैल्यू लगती हैं वो किसकी लगती हैं, कंसंट्रेशंस की, केसी के एक्सप्रेशन में, ठीक है। अब केसी का एक्सप्रेशन देखें तो वो क्या क्या बनता है, ये अमोनिया, इसके साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो आपको पता है पावर बनती है। इसी तरह हाइड्रोजन की पावर 3, नाइट्रोजन की पावर 1। अब वैल्यूज पुट करें, अमोनिया की वैल्यू क्या पुट होगी, 2x/v, हाइड्रोजन की b-3x/v, और नाइट्रोजन की क्या पुट होगी, a-x/v, और ऊपर पावर्स वही आ जाएंगे जो यहाँ पे लगी हुई हैं, ठीक है। जब पावर्स को आप सॉल्व करेंगे तो ये मैथमेटिक्स है, इसको करने की कोशिश करें, अलजबरा है सिंपल। हाँ जी, तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 4x²v²/a-x इंटू b-3x3। बाकी की प्रैक्टिस करें, अगर नहीं समझ आती तो बाकी भी आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ केसी में सबसे पहली जो एप्लीकेशन आती है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था वो क्या थी जी, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। हाँ जी, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन देखी जाती है किसके ऊपर, अभी हमने एमसीक्यू देखा इसका, और वो डायरेक्शन किसके ऊपर देखी जाती है, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जब रिएक्शन अचीव कर जाता है तो तब रिएक्शन की जो डायरेक्शन है उसको देखा जाता है, ठीक है। हाँ जी, अब ये देखें जरा कि आपको पता है कि केसी इक्वल होता है किस चीज के, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के। अब ये जो है ना सारी वैल्यू, इसको याद रखना, हम क्या कहते हैं, रेशो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स। और अब मैं चंद पॉइंट आपके सामने यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट ये है कि इफ जो रेशो है ना वो अगर लेस देन हो जाए केसी से, ठीक है, तो देन मोर प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर अचीवमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए मोर प्रोडक्ट आपको चाहिए, ठीक है। और अगर मोर प्रोडक्ट चाहिए तो रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, मैं लिख देता हूं साथ, दैट विल बी फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि इफ रेशियो इज ग्रेटर देन के सी, ठीक है, तो रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो रिवर्स होगी, और ये सारी जो बात है ना प्रोडक्ट की जगह पे यहाँ पे आप रिएक्टेंट्स कर दोगे, ठीक है। इस केस में मोर रिएक्टेंट रिक्वायर्ड। इसी तरह से नंबर 3, तीसरा जो पॉइंट है वो याद रखें कि इफ रेशियो इज इक्वल टू के सी, तो देन आप लोग याद रखेंगे कि जो रिएक्शन होगा वो किसके ऊपर होगा, एट इक्विलिब्रियम, मतलब के फॉरवर्ड भी हो रहा होगा और साथ ही साथ रिवर्स भी हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने जो डिस्कशन की है ये किसके ऊपर की है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के ऊपर की है, ठीक है। इसी तरह से दूसरी एप्लीकेशन जो है इसकी, केसी की सेकंड एप्लीकेशन, और वो क्या है, दैट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की हद क्या है, ठीक है। हाँ जी, तो रिएक्शन की जो हद है उसके ऊपर हम आगे जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में याद रखें, एग्जांपल है हमारे पास 2O3 फॉरवर्ड बैकवर्ड 3O2, और यहाँ पे Kc इज इक्वल टू 10⁵ एट 25 डिग्री सेल्सियस। और दूसरी एग्जांपल है हमारे पास 2HF फॉरवर्ड बैकवर्ड H2 प्लस F2, और इसमें Kc जो है 10⁻13 इवन एट 2000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ से पता चलता है कि ये HF जो है ये हाईली क्या है, स्टेबल, ठीक है। हाईली स्टेबल का मतलब है ये जल्दी रिएक्ट नहीं करती। अब ये ऊपर वाला रिएक्शन क्या बताता है आपको, जिसकी Kc बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड जा चुका है, ऑलमोस्ट रिएक्शन जो है वो किसकी तरफ जा रहा है, कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। और Kc की वैल्यू अगर कम है तो ये क्या बता रही है आपको, ये बता रही है आपको कि दैट इज अ लिटिल फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड की तरफ मूव नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरह से हाँ जी, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं तीसरी एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है।
और केसी की थर्ड जो है एप्लीकेशन वो क्या है, कंडीशंस। कंडीशंस का इफेक्ट किसके ऊपर, केसी के ऊपर। अब वो कंडीशन का इफेक्ट क्या है, कंडीशन में हमारे पास कौन कौन सी आती है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, ये सारी कंडीशंस हैं जिसका इफेक्ट होता है केसी पे। और इनको सबको हम डिस्कस करेंगे किसके अंदर, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है। अब ली शैटलर प्रिंसिपल जो है ना वो डील करता है हमारे पास इनमें इन रिएक्शंस को, ठीक है जी। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को इसकी समझ आई होगी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम ली शैटलर्स प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है। उम्मीद है कि आज हम कोई हाफ चैप्टर तक कोशिश करते हैं, इसको हम पढ़ जाएंगे। तो अब टॉपिक वाइज तो नहीं, अब हमें चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा ताकि हम जो है जल्दी से कोर्स को कवर कर सकें, ठीक है। हाँ जी, तो देखें नेक्स्ट आगे टॉपिक आता है हमारे पास। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास जी, ली शैटलर्स प्रिंसिपल। हाँ जी, ली शैटलर प्रिंसिपल में हम तीन चीज़ों को ज़्यादातर डिस्कस करते हैं, एक टेम्परेचर को, दूसरा प्रेशर को, तीसरा कंसंट्रेशन को, ठीक है। और इसकी ली शैटलर प्रिंसिपल में हमारे पास जो एप्लीकेशंस आती हैं उनमें पहली बात जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगी, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन को डिस्कस करेंगे। हाँ जी, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन को हम डिस्कस करेंगे। और जिसमें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि BiCl3 का रिएक्शन अगर हम वाटर से करवाते हैं तो BiOCl बनेगा प्लस क्या बनेगा, 2HCl बनेगा। इसमें आपको याद होना चाहिए कि ये जो BiOCl है ना, ये इसका कलर कैसा होता है, मिल्की। और इसको डिटेल से आपने पढ़ना है। इसमें याद रखेंगे कि अगर हम प्रोडक्ट्स को बाहर निकालें और रिएक्टेंट्स को ज़्यादा डालें तो इस केस में रिएक्शन ज़्यादातर किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट मैं आपको इसी तरह से एक रिएक्शन लिख के रिवर्स की कंडीशन भी बता देता हूँ कि रिएक्शन को हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं। और ली शैटलर प्रिंसिपल कहता है आपको कि आप अपनी मर्जी से रिएक्शन फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और साथ ही साथ रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड तब लेके जाएंगे अगर हम प्रोडक्ट्स को आउट करें, रिएक्टेंट्स को इन करें, तो उस केस में रिएक्शन क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। क्योंकि ली शैटलर का असूल है कि प्रोडक्ट जिस चीज़ को आप कम करेंगे रिएक्शन उसको इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये डिटेल आपने पढ़ी हुई है पहले से, इस पर डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट्स को इन करते हैं, बाहर से ऐड करते हैं और रिएक्टेंट्स को आउट करते हैं तो देन रिएक्शन की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, दैट विल बी रिवर्स। रिएक्शन इस केस में रिवर्स की तरफ मूव करेगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास, दूसरी जो एप्लीकेशन है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। और इसी के अंदर मैं इसको क्वांटिटेटिव को भी जो है यहाँ पे डील कर जाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, उसमें क्या है कि एक हमारे पास अगर रिएक्शन है फॉर एग्जांपल 2SO2 प्लस O2 फॉरवर्ड बैकवर्ड 2SO3। अब इसमें हमारे पास Kc का एक्सप्रेशन आता है 4x² V ओवर A माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू B माइनस x। अब ये जो 4x² है ना, इसके बारे में याद रखना है, ये किसको डील कर रहा है, ये प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा है। और ये जो नीचे वाला जो है सारी की सारी टर्म, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये याद रखना है आपने, ये रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब यहां से आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इनवर्स हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और ये सारे का सारा जो रिएक्शन है ये किस बेस पे होता है, गैसियस फेज में होता है, ठीक है। अब इसमें देखें कि प्रेशर और
जो वॉल्यूम है वो तो इनवर्स है, हम यहाँ पे वॉल्यूम के लिहाज से समझ लेते हैं कि अगर आप वॉल्यूम को ज्यादा करोगे तो 4x² कम हो जाएगा। 4x² कम का मतलब क्या है, प्रोडक्ट कम हो जाएंगे और रिएक्टेंट बढ़ जाएंगे। प्रोडक्ट कम हो तो रिएक्टेंट बढ़ते हैं, सीधी सी बात है। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज करोगे इस केस में, इस रिएक्शन में, तो रिएक्शन जो है, रिएक्टेंट जो है वो इंक्रीज होंगे, जो प्रोडक्ट हैं वो डिक्रीज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी फिर, हाँ जी, रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा, रिवर्स। ठीक है। और अगर मैं ब्लू के अंदर अब लिखने जा रहा हूं, अगर वॉल्यूम कम करेंगे तो 4x² बढ़ेगा और नीचे वाली टर्म कम होगी, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ा तो रिएक्टेंट कम हो जाएगा ना। तो अगर यहां पे मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज करेंगे और प्रोडक्ट्स क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और इस केस में जो रिएक्शन है आपका वो किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड में। ये सीधी सी बात है ना। आप ये याद रख लें कि जो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं वो आपस में इनवर्स होती हैं, और जो दो चीजें डिवाइड हो रही हैं आपस में, वो आपस में डायरेक्ट होती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इनवर्स होती हैं। और जो दो टर्म्स आपस में डिवाइड होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, उनका डायरेक्ट रिलेशन होता है। देखें ना, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज है तो ये 4x² कम है, रेड में देखें, और वॉल्यूम इंक्रीज है तो इधर रेड में देखें ये भी इंक्रीज है। ठीक है। तो वॉल्यूम जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है 4x² के साथ, तो देन इसका 4x² के साथ इनवर्स है रिलेशन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं बल्कि, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4x²। ठीक है। जबकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू b माइनस x। ये चीजें ध्यान में रख लें लोग। ठीक है। तो जो दो टर्म मल्टीप्लाई होती हैं वो इनवर्स होती हैं, और जो दो डिवाइड होती हैं आपस में वो डायरेक्ट होती हैं। ठीक है जी। इसी तरह से नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। हाँ जी, इफेक्ट ऑफ हीट, या तीसरी जो एप्लीकेशन है हमारे पास वो क्या आती है, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है। हाँ जी, तो रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है CO प्लस H2O फॉरवर्ड बैकवर्ड CO2 प्लस H2। अब यहाँ पे वो कहता है डेल्टा H की वैल्यू है जी -41.84 किलो जॉल पर मोल नेगेटिव में। अब ये रिएक्शन कौन सा है, दैट इज शोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जो हीट माइनस में होती है वो इधर आप प्लस करके लिख सकते हैं कि इतनी हीट यहाँ पे बनी। अब हीट जो है वो यहाँ पे एक्ट कर रही है एज ए प्रोडक्ट के तौर पे। तो इसमें वही कंसंट्रेशन का फार्मूला लगा दें कि अगर इस केस में आप हीट को आउट करते हो तो आपने हीट को डिक्रीज करने की कोशिश की ना, तो सिस्टम इसको इंक्रीज करने के लिए किस तरफ मूव करेगा, फॉरवर्ड। तो पता चला कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर अगर आप हीट को आउट करते हो तो देन रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और इसी तरह से नेक्स्ट लिख लेते हैं दोबारा से, CO प्लस H2O फॉरवर्ड बैकवर्ड CO2 प्लस H2 प्लस 41.84 किलो जॉल पर मोल हीट। अब देखें जरा, इस केस में अगर हम हीट को इन करते हैं और रिएक्शन कौन सा हो रहा हो, एक्सो, तो मैं लिख देता हूं इधर कि हीट को हम क्या करें, इन करें। ठीक है। हीट को यहां पे हम क्या करें, इन करें, तो रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा, रिवर्स। उसकी रीजन क्या, आप हीट को बढ़ा रहे हैं और इधर हीट लेफ्ट साइड पे 0 है, तो सिस्टम इस हीट को कम करने के लिए, क्या करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा, रिवर्स में मूव करेगा। तो हीट इज टेकन एज अ प्रोडक्ट। इसी तरह से बाकी एग्जांपल्स मैं इधर लिख देता हूं जो आपने स्टडी करनी है, बुक के ऊपर लिखी हुई है। KI की एग्जांपल है, दूसरी आपने बुक से NaCl की एग्जांपल पढ़नी है इसमें। इसी तरह से लिथियम क्लोराइड की एग्जांपल पढ़नी है। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट है, बल्कि आप इस तरह करें कि लिथियम कार्बोनेट की एग्जांपल है वो ये पढ़ लें। ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स आपके टॉपिक के अंदर इधर दी हुई हैं। ठीक है। कुछ के एक्सोथर्मिक हीट्स हैं और कुछ की एंडोथर्मिक हीट्स हैं। ठीक है। इसी तरह से
नेक्स्ट आगे बात आती है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ केसी। केसी की कौन सी एप्लीकेशंस हम पढ़ने जा रहे हैं? इंडस्ट्रियल। ठीक है, एंडो का बता दें, एंडो का मैं बता देता हूँ। चलें ठीक है जी, एंडो का देखें। हाँ जी, फॉर एंडोथर्मिक की एग्जांपल में हमारे पास आती है पोटाशियम आयोडाइड, एंडो की एग्जांपल है। हाँ जी देखें, एंडो की एग्जांपल देखें। पोटाशियम आयोडाइड इन सॉलिड स्टेट, पोटाशियम आयोडाइड इन एक्वस, डेल्टा एच की वैल्यू है 21.4 किलो जॉल पर मोल। याद रखें, जो हीट नेगेटिव में होती है उसको आप प्रोडक्ट में लिखते हो, और जो हीट पॉजिटिव में होती है उसको आपने रिएक्टेंट में लिखना है। तो इधर लिखेंगे इसको 21.4 किलो जॉल ओवर मोल। ठीक है, अब ये हमारे पास एक वेसल है जहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं हम। अब इसमें अगर हम हीट बाहर से इन करेंगे, कौन सा रिएक्शन हो रहा है? रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, और इसमें हीट हमने क्या की है? बाहर से इन की है, ऐड की है। तो इन करने से आपने इसको इंक्रीज किया है, सिस्टम इसको डिक्रीज करने के लिए किस तरफ जाएगा? फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, एंडो में हीट इन करें तो रिएक्शन किस तरफ जाता है? फॉरवर्ड जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखें इसी की, कि अगर के आई सॉलिड है, के आई एक्वस प्लस 21.4 किलो जॉल ओवर मोल हीट, अगर हम हीट को आउट करना शुरू कर दें, कौन से रिएक्शन में? एंडोथर्मिक में। अगर हीट को हम क्या करें? आउट करने की कोशिश करें, बाहर निकालने की कोशिश करें, तो हम हीट को डिक्रीज करेंगे। सिस्टम इसको इंक्रीज करने के लिए किस तरफ मूव करेगा? रिवर्स, क्योंकि देखें ना, ये जीरो है इधर, हीट जिधर कुछ नहीं है उधर जीरो है, तो जीरो से इंक्रीज करने के लिए वो उधर जाएगा। तो रिएक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? रिवर्स होगी। ठीक है, तो एंडो और एक्सो के दोनों के कॉन्सेप्ट डिफरेंट हैं, ये दोनों के आपने देख लेने एक दफा। जो बात एंडो के लिए ट्रू है वो एक्सो के लिए गलत है, जो एक्सो के लिए ट्रू है वो एंडो के लिए फॉल्स है, ट्रू है, मतलब दोनों में डिफरेंट है। ठीक है जी, इसी तरह से अमोनिया की मैन्युफैक्चर के ऊपर, अमोनिया की मैन्युफैक्चर के ऊपर हम आगे बात करने जा रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी, तो अमोनिया जो है वो आती है इसमें, एक सेकंड जी, हाँ जी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ केसी, केसी के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन है हमारे पास N2 प्लस 3H2 फॉरवर्ड बैकवर्ड 2NH3 प्लस 92.46 किलो जॉल पर मोल एनर्जी। ठीक है, हाँ जी, हमने इसकी याद रखनी है जो बातें, वो हैं जी कंडीशंस फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन। अमोनिया को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की जो कंडीशंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल कंडीशंस। ठीक है, हाँ जी, नंबर 1 इज रिमूवल ऑफ ammonia, continuous removal of ammonia. Number 2, increase in pressure. Number 2, decrease in temperature. ठीक है, नंबर 4, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट यूज कौन सा करेंगे? पीसेस ऑफ आयरन एम्बेडेड इन फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ MgO, Al2O3 एंड SiO2। ठीक है, इसी तरह से हम इसकी
फेवरेबल, कौन सी कंडीशन लिखने जा रहे हैं जी? फेवरेबल कंडीशंस के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। फेवरेबल कंडीशंस में प्रेशर तकरीबन हम रखते हैं 200 से 300 एटमॉस्फेरिक, टेम्परेचर तकरीबन रखते हैं 673 केल्विन या 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और NH3 जो हमें फाइनल्स में मिलती है, ठीक है, अमोनिया फाइनल्स में जो हमें हासिल होती है, वो हमारे पास नंबर 1 में NH3 obtained is 35%। नंबर 2, इसको सेपरेट किया जाता है बाय कंडेंसेशन, सेपरेटेड बाय कंडेंसेशन। नंबर 3, इसको हासिल किया जाता है 110 मिलियन टन्स पर ईयर। नंबर 4, 80% जो हमारे पास इसका यूज़ है वो किसके अंदर है? फर्टिलाइजर्स बनाने में, खाद वगैरह इसकी बनाई जाती है। नंबर 5, 13% जो नाइट्रोजन की फिक्सिंग है, 13% जो कमी है नाइट्रोजन की, वो पूरी की जाती है बाय दिस प्रोसेस, ठीक है, बाय हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। हैबर्स प्रोसेस में 13% नाइट्रोजन जो है वो उसको पूरा किया जाता है इसी मेथड से। ये अमोनिया के बारे में आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी और केसी में रिलेशनशिप आप याद रखेंगे, ये सिंपल फार्मूला है, केपी इज इक्वल टू केसी। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपने ये फार्मूला यूज किया हुआ है, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी रेज्ड टू पावर डेल्टा एन। वो कहता है कि अगर डेल्टा एन, ये एमसीक्यू याद रखने आपने, डेल्टा एन 0 हो तो केपी किसके बराबर आ जाएगा? केसी के, ठीक है, आप डिराइव करके देख सकते हैं। इसी तरह से अगर वो कहता है कि डेल्टा एन अगर पॉजिटिव आ जाए तो देन केपी विल बी ग्रेटर देन केसी, सेकंड पॉइंट। इसी तरह से डेल्टा एन अगर नेगेटिव आ जाए तो देन केपी विल बी लेस देन केसी। ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया था क्लास में। अब ये डेल्टा एन की वैल्यूज यहाँ से यहाँ पे आप पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। डेल्टा एन की जगह पे डेल्टा एन किसके इक्वल है? डेल्टा एन आप याद रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। ये आपको पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि डेल्टा एन किसको कहते हैं। केपी का बता दें, केपी में बताता हूँ मुझे। हाँ जी, केपी क्या होता है और केसी में क्या फर्क है देखें। हाँ जी देखें, केपी है कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर्स और केसी है कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। दोनों में फर्क देखें, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है, दोनों के फार्मूलाज मैं लिखता हूं, ठीक है। केसी इज इक्वल टू सी पावर सी, डी पावर डी, ए पावर स्मॉल ए, बी पावर स्मॉल बी। जबकि केपी क्या होता है? प्रेशर ऑफ सी पावर सी, प्रेशर ऑफ डी पावर डी, प्रेशर ऑफ ए पावर ए, प्रेशर ऑफ बी पावर स्मॉल बी। ये प्रेशर के लिहाज से कांस्टेंट है और ये कंसंट्रेशन के लिहाज से कांस्टेंट है। अब दोनों का रिलेशन क्या है आपस में? और वो ये है, वो आपके सामने है, केपी बराबर है केसी इंटू आर टी रेज्ड टू पावर डेल्टा एन। केपी केसी आपस में तब बराबर होंगे जब डेल्टा एन की वैल्यू 0 होगी। केपी बड़ा होगा केसी से जब डेल्टा एन पॉजिटिव होगा, केपी छोटा होगा केसी से जब डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। वो आप इधर पुट करके देख सकते हैं, +1 -1 0। आपका असाइनमेंट ये है
कि डेल्टा एन की जगह पे आपने 0 पुट करना है, +1 पुट करना है, -1 पुट करना है। किस फार्मूला में? इस फार्मूला में Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी रेज्ड पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन की जगह ये तीनों वैल्यू बारी बारी पुट करें और फिर देखें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि Kp बड़ा है या Kc बड़ा है या दोनों बराबर हैं। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल करवाता हूं मैं आपको छोटी सी इसकी, जैसे कि 2HI फॉरवर्ड बैकवर्ड H2 प्लस I2 कहता है इसका प्रेशर है जी 100 टॉर, हाइड्रोजन का प्रेशर है जी 50 टॉर और आयोडीन का भी प्रेशर है 50 टॉर। कहता है Kp को फाइंड करें। हाँ जी, तो Kp किसके इक्वल है? हाँ जी, Kp इक्वल है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ आयोडीन डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ HI। तो वैल्यू पुट करें। हाँ जी, ऊपर क्या आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 50, क्योंकि ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू दी गई है तीनों की। ठीक है, डिवाइडेड बाय HI की वैल्यू कितनी दी गिवन है 100, तो डिवाइडेड बाय 100। तो देखें जरा कितना आंसर आएगा आपके पास, और 100 का ऊपर क्या आएगा स्क्वायर, क्योंकि देखें ना इसके साथ पावर्स 1 है तो इसकी पावर 1, इसके साथ 2 है तो इसकी पावर क्या आएगी 2, तो 100 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये आंसर इसका कैसे आएगा 2500 ऊपर आ जाएगा और 10,000 नीचे आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.25। तो Kp की वैल्यू आप फाइनली इस तरह से फाइंड कर सकते हैं 0.25। तो ये शॉर्ट सा एक न्यूमेरिकल दे सकता है आपको MCQ में, कोई भी आपको प्रेशर्स दे के पूछ सकता है आपको कि आप इसकी Kp वैल्यू फाइंड करें। उसी तरह से प्रोडक्ट ऊपर आ जाएंगे, रिएक्टेंट नीचे चला जाएगा और डिवाइड होने के बाद आपको जो है वो Kp की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है इसको मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तकरीबन मैंने आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से पहले तक आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, और आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से लेकर एंड तक लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट आएगा इसमें, कॉमन आइन इफेक्ट की बातें आएंगी, और एंड पे जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और बफर सोल्यूशन है। ये टॉपिक्स इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, और टेस्ट भी मैं कोशिश करता हूँ कल ही डिस्कस कर दूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकी बात जो है फिर वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे। ठीक है, हाँ जी, स्केयर नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ये मुझे समझ नहीं आई बात आपकी। स्केयर नंबर ऑफ मोल्स, हाँ जी बिल्कुल, ये ना इसके जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर 2 आएगा ना। तो कंसंट्रेशन असल में हम यहाँ पे पावर इसको ही दे रहे हैं ना, ये देखें ये 100 देखें ना, ये प्रेशर ऑफ H2 50 पुट किया, प्रेशर ऑफ I2 भी 50 पुट किया, इन सब की पावर 1 थी क्योंकि इसके कोएफिशिएंट 1 थे, और HI का जो प्रेशर था वो 100 था और उसकी पावर हमने 2 लगाई है। ठीक है, क्योंकि उसके साथ कोएफिशिएंट 2 है। सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो बाकी इंशाल्लाह बात, किसी को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया वो ग्रुप में मेरे से पूछ ले, तो बाकी इंशाल्लाह कल बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर। हाफ चैप्टर इंशाल्लाह कल ख़त्म कर लेंगे हम। इसी तरह से हम 6-7 दिन में अपना कोर्स ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, कल का मैं अभी बता देता हूँ आपको, हो सकता है मॉर्निंग में मैं पढ़ा दूँ, आज कॉलेज जाना था इसलिए मैंने जो है ना इस टाइम लेक्चर रखा आपका। ठीक है, बाकी बात आपने जो क्वेश्चन करने हैं ना वो ग्रुप में मेरे से कर लें, क्योंकि वीडियो मैंने रिकॉर्ड की हुई है और ये रिकॉर्डेड वीडियो मैं चाह रहा हूँ कि चढ़ा दूँ ऊपर नेट पे। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।